हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनका ओवरव्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ओवरव्यू। और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो फर्स्ट डिजीज़ है। इनको सिंपली हमने इसके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज इस डिज़ीज़ को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होती है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, उसके अलावा इसको किस तरह से आप डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं और इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन एज अ नर्स आप उसको क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकती हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, क्या पता आपने वो वीडियो नहीं देखी हो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्डहुड जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 3 डिजीज़ आती है। एक है पाइलोरिक स्टेनोसिस, दूसरी है इंटुससेप्शन और तीसरी है हिरिच स्प्रंग डिजीज़। इन तीनों डिजीज़ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी ये तीनों डिजीज़ जीआई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं। तो ये तीनों डिजीज़ एक अम्ब्रेला टर्म जीआई ऑब्स्ट्रक्शन में आ रही है। और इन तीनों डिजीज़ की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये तीनों डिजीज़ होने के बाद वोमाइटिंग काज करती है, स्टूल को चेंज करती है और इन तीनों डिजीज़ में हमें एब्डोमिनल असेसमेंट भी चेंज मिलती है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको बेसिक इसका ओवरव्यू हो गया होगा। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाए। ट्रोपिक का मतलब है जो सेल्स अपनी नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरट्रोफिक बोलते हैं। अब ये हाइपरट्रोफी कहाँ पर हो रही है? पाइलोरिक स्फिंक्टर में। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, और जहाँ पर स्टमक ख़त्म होता है वहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टमक के कंटेंट को इंटेस्टाइन में जाने से प्रिवेंट करते हैं जब तक कि उनका प्रॉपर टाइम ना आ जाए। तो इनको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर्स बोलते हैं। अब उस पाइलोरिक स्फिंक्टर में हाइपरट्रोफी हो जाती है और हाइपरट्रोफी की वजह से स्टेनोसिस काज होती है। स्टेनोसिस का मतलब है नेरो हो जाए कोई चीज़। जब उनमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो जो वहाँ पर केनाल है वो नेरो हो जाएगा। नीचे मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, इससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का डायग्राम। ये है, आप देख सकते हैं स्टमक के नीचे है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इन पाइलोरिक स्फिंक्टर में हाइपरट्रोफी हो रही है, तो दीज आर हाइपरट्रोफाइड पाइलोरिक स्फिंक्टर। देख सकते हैं कि किस तरह से ये बढ़ गए हैं, अपनी नॉर्मल साइज से ये ज़्यादा बढ़ गए हैं। बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है इसको इन्होंने नेरो कर दिया है। तो इस नेरो जो रास्ता है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेनोसिस। नेरोड पाइलोरिक केनाल को हम स्टेनोसिस बोलते हैं। तो इस पूरे टर्म को मिलाकर हम हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं, जिसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर में हाइपरट्रोफी की वजह से स्टेनोसिस हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है वो नेरो हो गया, तो जो स्टमक वाला कंटेंट है वो आगे नहीं आ पाएगा। तो सिंपली इसने क्या किया? ऑब्स्ट्रक्शन की, ब्लॉक किया रास्ते को। आई होप कि अब आपको उसकी पैथो क्लियर हो गई होगी। वापस चलते हैं। ओके, सो हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में थिकनिंग होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर की, जो कि काज करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। और ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद जो फूड फ्रॉम एंटरिंग द ड्यूडिनम क्या करते हैं? जो ड्यूडिनम में फूड एंटर होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। यानी ड्यूडिनम कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम ड्यूडिनम बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक से फूड आता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में आने नहीं देते, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है।
अब इस हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं? बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो इस डिज़ीज़ को हम सर्जिकली मैनेज करते हैं, यानी सर्जिकल इंटरवेंशन है। बाकी मैनुअल आप इसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपरट्रोफी हो गई है तो उसको हमने कट तो करना है, तो सर्जिकली इसको हम करेक्ट करते हैं। और इस मेथड का नाम है लेपारोस्कोपिक पाइलोरोमायोटोमी। लेपारोस्कोपिक पाइलोरोमायोटोमी ये सर्जिकल मेथड है पाइलोरिक स्टेनोसिस को ठीक करने का। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी असेसमेंट फाइंडिंग या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर सिंपली साइंस बोलने इस डिजीज़ की साइन और सिम्टम क्या है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की पहली साइन है नॉन बाइलेस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जो कि प्रोजेक्टाइल का मतलब है जो इजेक्ट हो सेवरल फीट की दूरी पर। नॉन बाइलेस का मतलब है वो इमेसिस जिसमें बाइल प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि जो कंटेंट होता है स्टमक का वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। इंटेस्टाइन में ना जाने की वजह से जो बाइल रिलीज़ होती है इंटेस्टाइन में वो उससे कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब वो उससे कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उससे बाइल नहीं मिलेगी, तो जो वो वोमाइटिंग करेगा उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको नॉन बाइलेस वोमाइटिंग बोलते हैं, बिकॉज स्टमक कंटेंट नेवर रीच द इंटेस्टाइन। उसके अलावा दूसरी साइन है इसकी लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। और इस जो बच्चा है इसको वोमाइटिंग हो रही है, तो जो पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बॉडी से अगर एसिड बाहर निकल रहा है तो बॉडी में बेस तो बढ़ेगा। जब बेस बढ़ेगा तो उसके बाद एक कंडीशन काज होती है जिसको हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बोलते हैं। इसका मतलब है बॉडी में एसिड की लेवल कम हो गई है और बेस की लेवल बढ़ गई है, इसीलिए हम इसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बोलते हैं। देन दूसरी साइन है इसकी ओलिव शेप राइट अपर क्वाड्रेंट मास। जब आप उस पेशेंट को असेस करेंगे, उस एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे पल्पेशन को यूज़ करके, तो आपको ओलिव शेप राइट अपर क्वाड्रेंट में मास मिलेगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है इस डिजीज़ को। इसकी साइंस क्या है? साइंस ये है कि इसको डिहाइड्रेशन मिलेगी इस पेशेंट में। अब डिहाइड्रेशन की कौन सी साइन है जो आप इसमें मॉनिटर करेंगे? सो दीज आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेंस। डिहाइड्रेशन की साइन एक पहली है सनकिन फोंटोनेल। जो उसके फोंटोनेल है वो सनकिन मिलेंगे। सनकिन का मतलब है कोई चीज़ सूखी हुई हो, ठीक है। सनकिन फोंटोनेल मिलेंगे। एब्सेंस ऑफ टीयर, वो बच्चा रोएगा तो सही लेकिन उसकी आंखों से टीयर्स नहीं बहेंगे, आंसू नहीं बहेंगे। वो रोएगा लेकिन टीयर्स उसको नहीं आएंगे। देन सनकिन आइज, टीयर्स नहीं है तो उसकी आंखें भी सूखी हुई होगी, तो सनकिन आइज मिलेंगी। और उसका कैपिलरी रिफिल है, जब कैपिलरी रिफिल चेक करेंगे तो वो आपको प्रोलॉन्ग मिलेगा, नॉर्मल टाइम जो होता है उसका उससे ज़्यादा मिलेगा। मोटलिंग और टेंटिंग ऑफ द स्किन, जब किसी डिहाइड्रेटेड पेशेंट की आप स्किन को ऊपर खींचते हैं तो वो अपनी नॉर्मल लेवल में जाने के लिए बहुत टाइम लगाती है और वो मोटलिंग और टेंटिंग फॉर्म जैसी हो जाती है। उसके अलावा है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब उसमें वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो यूरिन कहाँ से आएगा, तो इसीलिए उस पेशेंट का आपको यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज मिलेगा। तो ये सारी साइंस है डिहाइड्रेशन की। अगर ये सारी साइंस आपको मिल रही है तो इसका मतलब है इस पेशेंट में डिहाइड्रेशन है। ओके, उसके बाद है इसकी साइन हंगर आफ्टर वोमाइटिंग। जैसे वो उल्टी करेगा उसके बाद फिर से उसको भूख लगेगी। भूख क्यों लग रही है? क्योंकि जो कुछ उसने खाया है, इनटेक किया है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई, अगेन उसको हंगर फील होगी। देन वेट लॉस ड्यू टू पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसकी वजह से उस पेशेंट का वेट लॉस होगा। तो ये इसकी साइंस थी। उसके बाद है इसकी इंटरवेंशन। एज अ नर्स आप कौन सी इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे? आप नर्स है और आपको पेशेंट मिल रहा है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, तो आप क्या करेंगी? पहले तो आप उस पेशेंट का फ्लूइड रिस्टोर करेंगी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगी सर्जरी से पहले, क्योंकि इसकी सर्जरी तो होनी ही है। तो सर्जरी से पहले आप फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगी। देन सर्जरी के बाद आप जो पोस्ट पाइलोमायोटोमी मॉनिटरिंग है उसको मॉनिटर करेंगे और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।
तो इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे बिफोर सर्जरी। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए पहले तो आपने डिहाइड्रेशन की साइंस को असेस करना है, जो अभी अभी हमने टेबल 2 में डिस्कस किए। उसके बाद वो चिल्ड्रेन जो वोमिटिंग और डायरिया के होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि एक तो वो न्यू बोर्न हुए हैं और उसके अलावा उनकी जो किडनीज़ है वो भी इमेच्योर हैं। तो इमेच्योर किडनी होने की वजह से और वो ज़्यादा उसको डिहाइड्रेशन है और वोमिटिंग और डायरिया है, तो वो डिहाइड्रेशन के रिस्क पर होते हैं बिकॉज उनकी किडनीज इमेच्योर हैं और उसके अलावा उनका बॉडी का जो सरफेस है टू मास रेशो वो ग्रेटर है। दैट्स वाई ये बच्चे डिहाइड्रेशन के लिए ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। ओके, सो वोमिटिंग को रिलीव करने के लिए आपने उस बेबी को एनपीओ पे रखना है। एनपीओ का मतलब है नथिंग पर ओरल। ओरली आपने उसको कुछ भी नहीं देना, इससे उसकी वोमिटिंग जो है वो रिलीव होगी। उसके अलावा एनजी ट्यूब आपने उसको इंसर्ट करना है फॉर डिकम्प्रेशन। देन आप आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे ताकि आप इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट कर सकें अगर नीड में है तो। देन आप मेंटेन करेंगे स्ट्रिक्टली इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें आप उस बेबी का डायपर वेट करेंगे, यानी उस डायपर को वेट करेंगे कि उसने कितना यूरिन जो है वो पास किया है। एमएसएस यानी वोमिटिंग को रिकॉर्ड करेंगे कि कितनी बार उसने उल्टी की है और कितने अमाउंट में की है, और एनजी के आउटपुट को। इन तीनों चीज़ को आपने स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है और मेंटेन भी करना है। देन बात करते हैं दूसरी इंटरवेंशन, जिसमें हमने क्या करना है, उसकी पोस्ट पाइलोमायोटोमी मॉनिटरिंग करनी है और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। वंस डिहाइड्रेशन रिजोल्व, आपने डिहाइड्रेशन को रिजोल्व कर लिया है, तो उसके बाद जो पेशेंट है वो किसके लिए जाएगा, सर्जरी के लिए जाएगा, जिसको हम लेपारोस्कोपिक पाइलोमायोटोमी बोल रहे हैं। अब ये सर्जरी हम करते हैं उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करने के लिए। तो पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग आप क्या करेंगे, और यानी ऑपरेशन के बाद आप मॉनिटर करेंगे रिटर्न ऑफ बावल फंक्शन। जो नॉर्मल बावल फंक्शन है क्या वो वापस आ गए हैं, उनको मॉनिटर करेंगे। उनमें आप क्या मॉनिटर करेंगे, जैसे कि बावल साउंड की प्रेजेंस। बावल साउंड की प्रेजेंस ये शो कर रही है कि जो कंटेंट है वो स्टमक से आगे बढ़कर इंटेस्टाइन में आ गया है, जिसकी वजह से आपको बावल साउंड मिल रहे हैं। और ये भी कंफर्म करेगा कि जो आपकी सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो गई है। पासिंग गैस एंड पासिंग स्टूल, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं बावल फंक्शन की, जो आप मॉनिटर करेंगे आफ्टर सर्जरी या फिर आफ्टर ऑपरेशन। देन रिपोर्ट करेंगे साइन ऑफ इन्फेक्शन। अब हमें पता है जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस तो होते ही हैं, जिसमें फीवर और इरिथेमा आ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपने रिपोर्ट करना है अगर हो रही हैं तो। देन वोमिटिंग इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द फर्स्ट 48 आवर आफ्टर सर्जरी। अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के 48 आवर के बाद, यानी पहले जो 48 आवर हैं उसमें उस बेबी को वोमिटिंग हो सकती है, तो इसको भी आपने मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है अपने डॉक्टर को। लास्ट में आती है इसकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आप जो उसकी फीडिंग है वो तब रिज्यूम करेंगे जब तक उसके बावल साउंड वापस ना आ जाए। जब उसके बावल साउंड यानी बावल फंक्शन उसका नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसकी फीडिंग को रिज्यूम करेंगे, जिसमें आप उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा स्टार्ट लेना है ब्रेस्ट मिल्क से और फार्मूला, यानी जो भी आप उसको देना चाहते हैं। देन आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके एडवांस करना है उस बच्चे की टेलोरेशन को मेंटेन करते हुए, यानी कितनी चीज़ों को वो टेलोरेट कर पा रहा है, उसके हिसाब से आपने उसको फीड करवाना है। देन आपने मॉनिटर करना है इन्फेंट रेस्पॉन्स टू फीडिंग। फीडिंग से उस इन्फेंट का रेस्पॉन्स क्या है, जिसमें उसका वॉल्यूम एंड वेदर वोमिटिंग अकर्ड, यानी कितना आप क्या उसको ज़्यादा तो फीड नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको फिर से वोमिटिंग हो रही है। तो आपने ये नोट करना है और बैलेंस में रखना है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके जो आप फीड करवा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाएं, जितना वो बेबी टेलोरेट कर पा रहा है। ओके, तो दिस वाज द होल अबाउट पाइलोरिक स्टेनोसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। लास्ट में हम इस एनकलेक्स स्टार पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं, यानी ऐसा समझ ले कि ये समरी है इस पूरी आज की डिजीज़ की।
सो व्हेन केयरिंग फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन विथ वोमिटिंग एंड डायरिया, अगर आप किसी यंग चिल्ड्रेन को केयर कर रहे हैं जो वोमिटिंग और डायरिया का है, तो इसमें आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि आप डिहाइड्रेशन की साइंस को असेस करें और उसके बाद उसको आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करें एज नीडेड। देन इस डिज़ीज़ की क्या मेजर पॉइंट्स थी, एक तो इसमें नॉन बायलेंस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, ऑलिव शेप एब्डोमिनल मास मिलता है, और आपको ये किसकी साइंस है, ये सारी हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस की। उसके अलावा इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या थी, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस की डिहाइड्रेशन। सो यहाँ पर हमारी ये वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, इंटुससेप्शन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।